संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए बुलाते हैं समीर सेठी अंकल को। अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज उन्होंने फिर से एक अवसर दिया है मेरे को अपना सत्संग शेयर करने के लिए। आज उनकी आज्ञा हुई है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ और हमारी फैमिली में मेरी मदर, मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। थोड़ा अगर मैं पीछे जाता हूं तो मेरा 94 में मेरी शादी हुई थी और 94 अर्ली 94 में शादी हुई और एंड ऑफ 94 में वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। और सब कुछ हमारा ठीक ठाक चल रहा था, हैप्पी फैमिली थी। मेरे फादर की डेथ काफी पहले हो गई थी, पर ठीक है, आई मीन ही दैट वाज हाउ इट वाज। और हमारी फैमिली में हम लोग एक कंजर्वेटिव रिलीजियस फैमिली थी। हम लोग का जय कृष्णी, हम लोग अपने आप को जय कृष्णी सेक्ट को हम लोग फॉलो करते थे, करते हैं, अभी भी करते हैं। जिसमें हम लोग का बहुत एक तरह से एक क्लोज्ड कह लीजिए कम्युनिटी बनी हुई थी, जिसमें हम लोग अपने आप को भगत फैमिलीज कहते थे। और ये पीछे मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर से पाकिस्तान से हम लोग जब माइग्रेट करके इंडिया में आए तो उधर से ही चलती आ रही थी। और इस रिलीजन में हम लोग काफी कंजर्वेटिव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जैसे नॉन वेज नहीं खाते और बहुत हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिस तरह से हम लोग पूजा करते हैं और जिस तरह से हम मंदिर जाते हैं तो एक ही मंदिर जाते हैं और कृष्ण जी का ही पूजा करते हैं। खैर, दिस इज द बैकग्राउंड, बट एज आई सेड 94 में वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल एंड life was continuing as normal. Then suddenly in about 96 or so, हम लोग ने रियलाइज किया कि हमारी बेटी में कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। जैसे वो बोलने में पूरी फ्लुएंटली 2 साल की हो गई थी, पर वो पूरी बोलने में अभी तक से पूरी तरह से सक्षम नहीं थी। चलने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी और हम लोग इस चीज के लिए बड़े कंसर्न थे कि अब कि क्या हो रहा है, जिसमें उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट वो समझ नहीं पा रहे। तो हम लोग ने डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 10-15 डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी हमको कुछ नतीजा हमारे हाथ में नहीं लगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये इस तरह से इसका जो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो क्यों मिस करी जा रही है। एनीवे, हम लोग का भी कंटिन्यूड लाइक दिस, एक जगह से दूसरी जगह। इंडिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां हमको कोई बोलता था हम चले जाते थे। कोई हमको यूएस में किसी ने बताया, उधर हम लोग ने पता करा, सारे डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजी, जो हमको टेस्ट जिसने बोले हमने सब कुछ कराए, लेकिन एंड नतीजा कुछ भी नहीं। हमको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, कोई हमको एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं पता लग रहा था और ना ही कोई हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही। इसी दौरान में बीच में हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे। आंटी ने हमको वैसे ही, उन्होंने हमारी बेटी को देखा और बोला कि एक गुरुजी है, ये इधर एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते। तो पहला जो रिएक्शन हमारा था कि हमने कहा, आंटी हम लोग कितने ही गुरुओं के पास, कितने ही हम लोग पंडितों के पास, और जिसने जो जगह बोली हम वहां पर गए, तो आप उनको क्या ऐसी खास चीज के लिए आप बोल रहे हैं कि वहां पे जाए। तो वो आंटी बस सिर्फ इतना बोला कि आप एक बार जाके देखो, आपको तसल्ली होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप मेरे कहने पे चले जाओ, बाकी आप देखोगे वहां पर जाकर तो आपको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता वो आपको अपने आप
आप वहां पर जाकर जज करना। तो आंटी के 2-3 बारी इंसिस्ट करने पर हम लोग ने एक दिन, आंटी ने बोला चलो मैं आज आपको लेके चलती हूँ और आप मेरे साथ आज चलो। मेरे ख्याल वो थर्सडे या फ्राइडे का दिन था। रात को हमको 8 बजे उन्होंने उनके साथ हम लोग मंदिर की तरफ निकल पड़े। वहां पर गए तो एम्पायर स्टेट में अंदाजन वहां पर कोई 40-50 के करीब संगत बैठी हुई थी। और हॉल बना हुआ था वहां पर। एक हमारे लिए एक महापुरुष जो थे वो गद्दी पे विराजमान थे। उन्होंने बहुत फ्लैशी से कपड़े पहने हुए थे और मुंह पे, उनके चेहरे पे एक बहुत तेज और चमक थी, लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। शब्द चल रहे थे वहां पर। आंटी ने हमको बोला आप जाओ नमस्कार करो और बैठ जाओ। तो हम लोग, मैं और मेरी वाइफ थी, हम लोग गए वहां पर, गुरुजी पे मत्था टेका और हम लोग पीछे जाकर बैठ गए। अब बैठ गए। अब हमको कुछ समझ ही ना आए कि कोई किसी से बात तो वहां कर नहीं सक रहे थे और सब गुरुजी की तरफ देख रहे थे। शब्द चल रहे हैं। थोड़ी देर में एक आए, हमको एक चाय प्रसाद, चाय का एक कप पकड़ा दिया। फिर थोड़ी देर में एक और आया, उन्होंने हमको एक प्लेट में समोसा पकड़ा दिया। तो हम लोग थोड़े से हैरान हो गए कि अब ये समोसा और चाय रात को 10 बजे पर। आंटी ने हमको इशारा, आंखों में इशारा करते हुए बोला आप खा लो। हमने खा लिया। खा के हम लोग वहीं बैठे रहे। अब हमको समझ अंदर से कुछ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। ये हम लोग यहाँ बैठे तो हैं, पर बैठ के हम कर क्या रहे हैं। पर हमको यही था दिमाग में कि शायद अभी ये शब्द और ये जो कीर्तन चल रहा है ये खत्म होएगा, उसके बाद कुछ और शुरू होएगा। खैर 1.5-2 घंटा ये ऐसे शब्द चलते रहे, हम बैठे रहे खा के। और फिर एकदम से गुरुजी ने उधर से इशारा किया कि चलो उठो, लंगर खा लो, लंगर खा लो। ये कोई 10:30-11 बजे की बात है। तो हमने कहा हम तो खाना खा के आए। तो आंटी ने बोला नहीं, गुरुजी का आदेश है, आप लंगर खा के जाओगे। तो हमने बड़े हिचकिचाते हुए कहा चलो अब बोल रहे हैं तो लंगर भी खा लेते हैं। हमने एक एक रोटी प्रसाद लिया, दाल के साथ हमने रोटी प्रसाद लेकर। तो आंटी ने बोला अब गुरुजी से आज्ञा लो और चलो हम लोग चलते हैं। तो हम 11-11:30 बजे वहां से निकले। जब निकले तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी ये हुआ क्या? हमने तो सोचा अभी कुछ पूजा होएगी, कोई 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 सेरेमनी होएगी, कोई पाठ होएगा, कुछ करेंगे। बट ये तो हमको चाय प्रसाद, चाय पिलाई, समोसा खिलाया, वहां पर बस शब्द चल रहे थे और तो कुछ हुआ नहीं। और साथ में हमको अभी रोटी भी खिला दी और हमको बोल दिया अब चलो अभी। तो हमने क्या किया यहाँ पे आकर? तो आंटी ने बोला यही तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, यही तो आपको गुरु जी जो हमारे हैं वो आपको इसी तरह से वो ब्लेस करते हैं। अब उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया। तो आंटी ने बोला कि आप यहाँ पर अपने अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए आते रहा कर, आया करो इधर, हर दूसरे तीसरे दिन आप आ जाया करो। हमने भी मन में कहा चलो ठीक है। तो तब साथ में हमने आंटी को बोला आंटी जब आप आओगे ना हम आपके साथ ही आएंगे, हम अकेले नहीं आएंगे, हमको ना हम किसी को जानते हैं ना कुछ, पर आपके साथ ही हम आएंगे। तो आंटी ने बोला ठीक है, मैं जब भी जाऊंगी मैं आपको फोन कर दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। अगले ही दिन उनकी फिर फोन आ गई कि मैं जा रही हूँ आज, आप चलो। अब दिल में तो हमने सोचा कि पता नहीं ये जा तो रहे हैं, एक तो 8-9 बजे हम लोग जाते हैं और 12 बजे हम लोग वापस आते हैं, और वहां पर सिर्फ भजन और ये शब्द होते हैं और साथ में हमको ये खाने के लिए भी दे देते हैं। तो आंटी से हमने पूछा आंटी हम कुछ ले जाएं वहां पर, कोई प्रसाद या कोई मीठा या कुछ ले जाए? तो आंटी ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं लेके जाना, आप सिर्फ चलो हमारे साथ। हमने कहा चलो ठीक है। हम लोग दूसरे दिन भी चले गए। अब दूसरे दिन भी वही चीज हुई, सेम बिल्कुल सेम। वहां पर गए, चाय पी, समोसा खाया, उसके बाद लंगर खाया और बोला निकल जाओ। तो दिल में तो बहुत क्वेश्चन उठ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। पहली चीज हम लोग जय कृष्णी हैं तो हमको ऐसे ही किसी के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और दूसरा चीज ये कि इधर आके हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं।
समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, क्या हो रहा है। बट फिर भी आंटी ने बोला कि नहीं, आप विश्वास रखो, आप करो, आपकी बेटी को बहुत फायदा हो। हमने कहा ठीक है। अगले हफ्ते फिर वही हुआ। आंटी ने बोला चलो, हम जाते थे वहां पर, गुरुजी पे मत्था टेका, प्रसाद खाया और वापस आ गए। 2-3 हफ्ते ये इसी तरह से हमारा चलता रहा। अब दिल में बहुत क्वेश्चन उठते थे, बहुत एक उत्सुकता होती थी कि ये हम कर क्या रहे। वहां पर जाते हैं, वहां पर एक महापुरुष बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके चेहरे पे बहुत तेज है, बहुत चमक है, लेकिन वो कुछ करते तो है नहीं। और बीच में एक आध दिन उन्होंने सिर्फ एक आध जो संगत बैठी हुई थी उसको बोला अब अपना सत्संग सुनाओ। तो वो अंकल और आंटी ने अपना सत्संग सुनाया कि मैं बीमार थी, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, और मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया और मैं ठीक हो गई। पर दिल में वो विश्वास अभी भी नहीं बैठ रहा था, दिल में वो चीज नहीं आ रही थी कि क्या हम ठीक जगह पे आए हैं, क्या हमको इधर से कोई फायदा होएगा, या हमको अब दिल में तो आप समझ रहे हैं, हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी पहली चीज ये थी, हमारे को प्रॉब्लम है और हमको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या मिल सकेगा यहाँ पे या नहीं, इस चीज की श्योरिटी अभी भी नहीं थी। अभी भी दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम ठीक कर रहे हैं। खैर 2-3 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा और हम लोग जाते रहे। फिर एक दिन जब हम वहां पर थे तो आंटी ने हमको बोला नमस्कार करो, हमने नमस्कार किया। नमस्कार जैसे किया तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कौन है, कित्थों आए, की कर देन। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ आई वॉज लिटिल टेकन अबैक, मेरे दिमाग में आया, मैं कि ये क्या हो गया एकदम से, आज इन्होंने गुरुजी ने मेरे से कैसे बात कर ली, क्योंकि आज दिन तक तो अभी तक से हम लोग 2-3 हफ्ते से आ रहे हैं, अभी तक से इन्होंने बात करी नहीं, कुछ बोला ही नहीं। पर ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ मैं क्या हाँ जी गुरु जी असि आए, पहले भी आए 2-3 हफ्ते तो असि आ रहे हैं। अच्छा की अगर तुहानू की प्रॉब्लम है, तो then that's the time when we narrated and we told her गुरु जी साडी बेटी नु प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, चलो आंदे रहा करो। बस इतना कहकर गुरु जी ने हमको प्रसाद दिया और जाके बोला बैठ जाओ। हम लोग बैठ गए। फिर वही इसी तरह से 2-3 हफ्ते और निकल गए। अभी दिमाग ठीक है, गुरुजी ने बात की, लेकिन दिमाग में अभी भी अनसेटल था कि हम लोग क्या ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोग को कुछ गुरुजी ने हमसे बात की है तो क्या उनके दिमाग में कोई चीज चल रही है कि नहीं। तो इसी उम्मीद में कि शायद हमको फिर गुरुजी बुलाएंगे। आंटी ने सिर्फ इतना हमको बोला कि आज अगर गुरुजी ने आपसे बात करी है तो डेफिनेटली गुरुजी ने आपको देखा है और उनको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने आपको अब आपकी अटेंडेंस यहाँ पर आपको उन्होंने बोला है ना आते रहा करो। तो आप, मैं भी अगर नहीं आती हूँ तो आप नियम एक बना लो, हफ्ते में 2 या 3 बार जब भी आप आ सकते हो, रात को आप अपने काम के बाद इधर आ जाए करो। हमने भी दिल में सोचा ठीक है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक गलत जगह पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग इधर आते हैं, आकर अच्छे हम लोग भजन सुनते हैं, अच्छे हम लोग शब्द सुनते हैं, और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है जिसमें पॉजिटिविटी दिखती है, जिसमें हमको एक मन में एक अच्छा फीलिंग आती है। और इसके अलावा ठीक है, अभी हमको गुरुजी ने शायद पूरी तरह से हमको पूरा एक अपनी तरफ ब्लेस नहीं किया है, और शायद हमारी तरफ से भी अभी पूरी एक कॉन्फिडेंस नहीं आया है, बट ठीक है, देखते हैं आगे और क्या होता है। हम लोग जाते रहे और फिर एक दिन फिर से गुरुजी ने हम लोग नमस्कार कर रहे थे तो गुरुजी मेरे को कहते अच्छा तुसी आ गए हो, तुसी कित्थे रहंदे हो। मैं कहा जी असि सुंदरनगर दिल्ली दे विच ही रहने। अच्छा की काम करदे हो। मैं कहा गुरुजी असि मेरा ड्राई फ्रूट का काम है। अच्छा अच्छा तो की प्रॉब्लम है। अब उस टाइम के ऊपर मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने गुरुजी को कुछ हफ्तों पहले ही ये सब बताया था। अगर ये महापुरुष है और इनको इतना सब कुछ है, इनके पास शक्ति है, सब कुछ है,
तो ये फिर से क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये भूल गए या क्या इनको पता नहीं है मेरी क्या प्रॉब्लम है? बट खैर मेरे दिल में यही चल रहा था कि पता नहीं ये फिर से मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। तो अभी मेरे दिमाग में ये चीज चल ही रही थी, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, मेरा टेस्ट लेन आए हो, मेरा टेस्ट करना आए हो कि मैं कुछ कर सकता कि नहीं कर सकता। अब जो मेरे दिमाग में बात चल रही थी गुरुजी ने अपने मुंह से मेरे मुंह के ऊपर कह दी। अब मेरे को समझ ना आए मैं क्या जवाब दूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। मैं सिर्फ मुस्कुराया और मैंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आपको तो सब पता है। तो कहते अच्छा बैठ जाओ, मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, मैं उन्होंने इत्थों ही ब्लेस कर दिया। बस इतना उन्होंने बोला और हम लोग को दिल में थोड़ी तसल्ली आई कि गुरुजी को अब पता लगा है कि हम लोग किस लिए उनके पास आ रहे हैं, और शायद हमको उन्होंने हमारी बात सुन ली है और वो हमारी एक तरह से एक अर्जी उनके पास पहुंच गई है। पर अभी फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं बन रहा था, क्योंकि गुरुजी के पास आने से पहले हमने कोई ऐसा, मैं कहूंगा कोई ऐसा हमने रिलीजियस प्लेस नहीं छोड़ी थी, या कोई गुरु नहीं छोड़ा था, या कोई हमको कोई तांत्रिक बोलता था, कोई जो कोई किसी ने भी बोला कि आप ये पूजा कर लो, ये पंडित के पास चले जाओ, इसकी पत्री ऐसे कर लो, इसको ये पहना दो, इसका ये दान करवा दो, इसका ये कर दो, हमने सब कुछ कर लिया था लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ था। और अब गुरुजी ने हमको सिर्फ इतना बोला कि आंधे रहा करो कि मैं ब्लेस कर दिया करूं। तो हमारे दिल में अभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि गुरुजी यहां पर बैठकर 20 किलोमीटर दूर जो मेरी बेटी है उसको कैसे ब्लेस करेंगे अगर वो सामने ही नहीं आएगी, या उसको अगर हम लेके नहीं आएंगे। पर हमारे दिल में अभी गुरुजी ने भी वो पढ़ लिया था कि क्या बात है कि मेरा टेस्ट करना आए हो, तो वो सोचकर हम भी चुप कर गए। हमने भी कहा कि जो गुरुजी बोल रहे हैं अब उनके सामने क्या बोला। एक चीज हमने और जो वहां पर नोट करी थी वो ये थी कि गुरुजी सबको देख रहे होते थे। ये चीज मतलब मैंने बहुत बारीकी सी वहां पर नोट की। गुरुजी जितनी भी संगत वहां पर बैठी होती थी, गुरुजी की नजर सबके ऊपर होती थी, और जितनी संगत बैठी होती थी वो उस टाइम पर उनके निगाहें नीचे होती थी कि गुरुजी हमको कहीं बुला ना ले। गुरुजी हमारी तरफ इशारा करके अगर हमने देखा और हमारा आई कांटेक्ट उनके साथ हो गया तो हो सकता है गुरुजी हमको बुला ले, और बुला के ये भी बोल सकते हैं चलो हो गया थोड़ा टाइम निकलो। तो वो कई बार हमने देखा कि कई बार उन्होंने संगत को इस तरह से बोला, वो देखते थे और हाथ से इशारा करते थे इधर आओ, आके चलो हो गया नमस्कार, चलो हो गई छुट्टी तुम्हारी, चलो। तो वो इस तरह से फिर जो संगत होती थी वो कई बार उनका दिल भी नहीं होता था जाने का, लेकिन गुरुजी का आदेश हो गया तो फिर उसको वो मानना ही पड़ता था और चुप करके सारे निकल जाते थे। तो ये आस्ते आस्ते हमको थोड़ा वहां पे समझना शुरू हुआ, समझ में आनी शुरू हुई कि ये चीज जो है ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हम लोग जो आते हैं तो ये जो प्रसाद, या जो हमको जल प्रसाद, जो हमको चाय प्रसाद और जो समोसा प्रसाद हमको देते हैं वो ब्लेस्ड है, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, जिसमें वो हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, हमारे को वो सारी चीजें देकर। लेकिन खैर वी आर स्टिल एज वी से वी आर वेरी ग्रीडी पीपल। हम लोग को वी ऑलवेज नीड मोर। अब गुरुजी हमको ब्लेस कर रहे हैं, हमको दिख तो रहा नहीं है, हमको कहीं से पता तो लग नहीं रहा था कि क्या ये सच्ची हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर हमको हमारे एक अभी तक से ये बिलीफ रही थी कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, किसी भी गुरु के पास, किसी भी पंडित के पास या किसी के पास, तो वो हमको एक सेरेमनी करने के लिए बोलता है, एक पूजा करने के लिए बोलता, या कोई दान दक्षिणा देने के लिए बोलता, या कोई बोलता कि आप ऐसे करके चढ़ाओ या ऐसे करके हमको दक्षिणा दो। यहां पर तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है, ऐसा तो कोई चीज ही नहीं हो रही। तो ये अगर ये चीज हो ही नहीं रही है तो फिर ये हो क्या रहा है, ये कैसे हमको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आंटी से हम पूछती थी तो पूछा भी हमने बहुत बारी, जो आंटी हमको लेके जाती थी उनसे बहुत बारी पूछा भी, पर वो भी हमको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये इनकी गुरु जी की पावर्स है,
ये इनकी एक शक्ति है जो शक्ति से आपकी बेटी को वो ब्लेस करेंगे और वो बेटी आपकी उस हिसाब से वो ठीक होगी या उस हिसाब से उसको फायदा हो। अब जो चीज हमें समझ नहीं आती थी फिर भी हम फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमारा लालच था। उस टाइम हम लोग ने उस लालच में हमारे दिल में सिर्फ ये था हमारी बेटी किसी तरह से ठीक हो जाए। अब सोचने वाली बात ये थी कि उस टाइम पर हम लोग की कितनी नादानी थी, कितनी हमारी एक एक मैं कहूंगा बचपना था हमारे अंदर कि हमारे सामने एक इतने सिद्ध महापुरुष हैं, इतने सिद्ध और एक पावरफुल मैं कहूंगा गॉड शिव जी के अवतार बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग को वो उस टाइम पर समझ ही नहीं थी। उस टाइम पर हम लोग को ये ज्ञान ही नहीं था कि हम लोग किसके पास आ रहे हैं और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और उस चीज को समझने के लिए हमको बहुत टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि वो इनिशियली हमारी एक तरह से हमारे को हम लोग का वो उसी एक फेज में चलता रहा जिसमें हमको ये लगा कि क्या हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोग ठीक जगह पे आए हैं, क्या गुरुजी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पर ये चीज हमारे लिए एक तरह से रिचुअल, एक तरह से हमारे लिए एक सेरेमनी बन गई जब हमको हर हफ्ते के 2 दिन हम लोग गुरुजी के दरबार में जरूर जाते थे। वहां जाकर हम लोग जरूर प्रसाद और लंगर खाकर हम लोग मिलकर गुरुजी से मिलकर आते थे। बीच में गुरुजी ने एक दिन हमको बुलाकर बोला अपनी बेटी वास्ते एक लोटा लेके आना, तांबे का लोटा लेके आओ। और उन्होंने गुरुजी ने उसमें उसको ब्लेस करके बोला कि इस दे विचो रोज अपनी बेटी नू स्नान के टाइम थोड़ा जा पानी पा देता। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से तो हमारे लिए सब कुछ करा, लेकिन हमारे दिल में अभी भी वो पूरा एक कहूंगा कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, नहीं बना था, इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग को अभी भी वो एक इम्प्रूवमेंट जो हमको अपनी बेटी में देखने की इच्छा थी वो अभी भी पूरी नहीं हो रही थी। पर इसी चीज को दिमाग में लेते हुए आस्ते आस्ते हमको अच्छा लगने लगा वहां जाना, क्योंकि हमको जो शब्द और जो बीच में संगत से सत्संग सुनाते थे उससे हमको आस्ते आस्ते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ गुरुजी डेफिनेटली इनके पास पावर्स हैं, इनके पास कुछ शक्तियां हैं जिससे ये लोगों को संगत को ब्लेस करते हैं। यही सिलसिला चलता रहा। बट फिर 1999 में हम लोग का मैं बैंगलोर गया। वहां पर मेरे को एक बहुत अच्छा वहां पर एक इंटीग्रेटेड सेंटर में देखा मैंने, जहां पर मेरे को लगा कि मेरी बेटी को थेरेपीज और उसके लिए जो रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटीज हैं वो उधर उसमें एक तरह से बहुत अच्छा स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाकर वो उसको हेल्प कर सकते हैं। 99-2000 में हम लोग मेरी वाइफ और मेरी बेटी बैंगलोर शिफ्ट कर गए और वहां पर जाकर इन्होंने वहां पर वो सेंटर ज्वाइन कर उसके लिए वहां पर थेरेपीज कर दी। अब इस चक्कर के बीच में वो 1.5 साल के लिए, क्योंकि हम लोग जब बैंगलोर में थे वो हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन फिर से एक टूट गया। जो इस्टेब्लिश हुआ था, जो एक कनेक्शन बना था, जो हम लोग का एक रिलेशनशिप गुरुजी के साथ मैं कहूंगा शायद वो गुरुजी की तरफ से ज्यादा था, हमारी तरफ से कम था, पर फिर भी वो उनकी जो एक अट्रैक्शन थी वो इस 1.5 साल के लिए बीच में टूट गई, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे ही नहीं और हम लोग जा नहीं पा रहे थे। ये कनेक्शन जो था ये उधर बैंगलोर से वापस आने के बाद भी रिकनेक्ट रीस्टैब्लिश नहीं हुआ। और हम लोग को एक तरह से हम लोग के दिमाग से वो बात निकल भी गई कि हम लोग गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी के पास हम लोग 1.5 साल हम लोग जाते रहे थे। अब सडनली एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ एक पार्क में था, 2008 की बात, 2008 या 9 की बात हुई कि वहां पर एक आंटी मेरे पास आती हैं, बुजुर्ग सी आंटी थी, बोलती हैं आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है? ये इसको जन्म से ही प्रॉब्लम है? मैंने कहा हाँ जी आंटी, इनको शुरू से ही ऐसी प्रॉब्लम है।
कहती है एक एक मंदिर है यहाँ पर छतरपुर में, वहां पर एक गुरुजी होते हैं, आप इसको वहां क्यों नहीं लेके जाते हो? तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली घंटी बजी कि ये आंटी आप किस गुरुजी की बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा एक गुरुजी तो वो थे, वो एम्पायर स्टेट में बैठते थे। कहते हैं हाँ हाँ वही वाले गुरुजी। लेकिन उन्होंने उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनाया है। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है, क्योंकि एक बार गुरुजी मेरे को, हम लोग जब जाते थे तो उस टाइम मंदिर बन रहा था उनका, और वो उस टाइम गुरुजी एक दिन सारी संगत के साथ हमको भी लेके चले गए वहां पे मंदिर दिखाने के लिए कि आओ मैं तुमको अपना मंदिर दिखाता हूँ जो यहाँ पर बन रहा है। तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल वही छतरपुर के वो टिबोली के बिल्कुल आगे जाके। मैंने कहा हाँ जी हम लोग गए थे, वो तो बहुत आगे जाकर वो जंगल में बना हुआ था। तो कहते हैं नहीं आप जाकर आप देखो वहां पर क्या वो बन गया है, और वो तो इतना बड़ा मंदिर, और गुरुजी वहीं पर निवास करते हैं। तो मैं क्या गुरुजी अभी अब वो एम्पायर स्टेट में नहीं जाते हैं? तो आंटी कहती है आपको पता नहीं है गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है। मैं क्या? कहते हैं हाँ जी वो तो 2007 में उन्होंने छोड़ दिया, वो तो चले। तो मैं क्या, मेरे दिमाग में फिर ये बात आई। मैंने कहा आंटी अगर वो है नहीं तो अभी भी वहां पर संगत जाती है, वहां पर वो मानता है उनकी? तो आंटी कहती है आप जाके देखो वहां पर क्या क्या कैसे वो चल रहा है और क्या है। और गुरुजी ने कहने के लिए चोला छोड़ा है, लेकिन गुरुजी अभी भी वहीं पर। अब आंटी ने कह दिया, मैं वापस आया घर पे, मैंने अपनी वाइफ को बताया। तो वाइफ इमीडिएटली कहती है अच्छा ऐसे हो गया कि गुरुजी ने छोड़ दिया चोला? तो मैं क्या मेरे को तो यही बताया उन्होंने। तो कहते हैं आप कौन जाता होगा उधर मंदिर में? तो मैंने कहा ये तो मेरे को मालूम नहीं, पर जो मैंने सुना आंटी ने जो मेरे को बताया मैं वो आप बता रहा हूँ। कहते हैं ठीक है। मेरी वाइफ ने फिर किसी अपनी फ्रेंड से बात की कि ऐसे करके गुरुजी के बारे में बता रहे हैं, तो आप जाते हो वहां पे मंदिर में? आंटी ने कहा हाँ जी मैं तो हर हफ्ते जाती हूँ। तो कहा अच्छा, अब चलो आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो मेरे को साथ ले जाना। तो मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड दोनों के, ये लोग अगले हफ्ते वहां पर मंदिर पहुंच गए। अब मंदिर जब गए तो ये तो देखकर हैरान हो गए। तो ये वहां पर जो इन्होंने एक तरह से गुरुजी का सिंहासन देखकर, गुरुजी का जो जिस तरह से बना हुआ था, और जो जो मंदिर में इसको ऑरा दिखाई दी, वो देखकर ये बिल्कुल ही एक तरह से सरप्राइज हो गई। और संगत थी वहां पर, 1000-1500 की संगत वहां पर उस टाइम पे थी। ये 2008-9 की बात। तो वापस आके इसने मेरे को बताया कि मैं तो वहां पर होके आई हूँ, और ये लोग सब कहते हैं कि गुरुजी नहीं है, बट मेरे को अंदर से जो फीलिंग आई है वो ये है कि गुरुजी उसी मंदिर में अभी भी विराजमान। अब इसने कहा कि नेक्स्ट वीक वो फ्रेंड मेरी जाएगी तो हम लोग दोनों चलेंगे। मैंने कहा ठीक है हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट वीक में हम लोग वहां पर जाना हमने शुरू किया, और वो 2008-9 की बात है, और अब 2024 चल रहा है। तब से लेकर अब तक हम लोग का जो एक कनेक्शन फिर से रीस्टैब्लिश हुआ है वो आज तक चल रहा है। और गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे को जब तक मैं जीता हूं एटलीस्ट वो बना रहेगा। इस दौरान में 2008-9 से बीच में आई थिंक जो जो मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, जो मेरे पर्सनल मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं मेरे ख्याल से उसको अगर मैं सारे बोलना शुरू करूं तो खैर वो तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। बट फिर भी मेरे को लगता है गुरुजी की हमारे ऊपर, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत मेहर रही है। और उसके लिए वो मेहर जो गुरुजी की रही है, वो सिर्फ उनके ऊपर नहीं रही जो मंदिर जाते थे। जैसे शुरू में हम लोग सिर्फ मैं और मेरी वाइफ जाते रहे, लेकिन गुरुजी की मेहर मेरी पूरी फैमिली के ऊपर, मेरी मेरी बेटी के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर, और फिर मेरे बेटे के ऊपर भी बनी है, आज दिन तक बनी है। मैं कुछ छोटे छोटे सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कैसे गुरुजी ने, और दीज आर वेरी स्मॉल इंसिडेंट्स विच काइंड ऑफ gave me that further reinforcement in myself
कि गुरुजी इज देयर फॉर अस इन ऑल आवर सर्कमस्टांसेस। 2014 की बात है, मेरे को एक इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आई, जिसमें मेरे को दिल्ली इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आया, जिसमें उन्होंने मेरे को स्क्रूटनी के लिए केस में डाल दिया। अब नॉर्मल स्क्रूटनी हम लोग ने पहले भी अटेंड करी हुई थी, तो ऐसा नॉर्मल था। सीए के साथ बात की मैंने, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। वो पूरा एक उनका चिट्ठा था जिसमें उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे। तो सीए का पहले रिएक्शन था, यार ये पैसे खाने के चक्कर होते हैं इनके, तो चल डेट पे हम लोग दोनों चलेंगे, चल के देखते हैं क्या क्या बोलता है और क्या करना है उसको। हाँ, मैंने कहा ठीक है। अब डेट जो थी वो 2 दिन बाद की थी। सीए को मैंने सुबह फोन किया 2 दिन बाद पे, और बोला चल भाई आज डेट है, चलो चले। तो कहता चल तू पहुंच वहां पे, मैं भी पहुंचता हूँ। अब मैं जब पहुंचा वहां पर इनकम टैक्स ऑफिस में, तो वो जो ऑफिसर था वो सीधा मेरे को अपने जॉइंट कमिश्नर के पास ले गया। कहता आपको साहब ने बोला कि जब वो आएंगे तो मेरे पास लेके आ। अब मेरे दिमाग में आया कि नॉर्मली तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर ही मेरी असेसमेंट करते हैं, बहुत होता है इसी के पास चला जाता है, तो ये मेरे को जॉइंट कमिश्नर के पास क्यों लेके जा रहे हैं। पर खैर अभी मेरा सीए भी नहीं आया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो आएगा तो वो ज्वाइन कर लेगा, मैं तो चलूं जाकर देखूं क्या बोलता है। उसके पास गया हूं मैं, तो वो तो उसके तो तेवर देख के मेरे होश ही उड़ गए। वो तो पता नहीं क्या बातें करी जाए, आपने क्या करे हैं, आपका क्या, ये कैसे आप लोग काम करते हो, आपको टैक्स पे नहीं करना होता, आपको ये नहीं करना होता, वो नहीं। मेरे दिमाग, मैंने कहा यार मैंने कौन सा ऐसी ऐसी गलत काम कर दिया, या मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि आप मेरे को इतना बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको आपको सब पता है, आप बहुत टैक्सेस की गफलेबाजी करते हो, आप फ्रॉड्स हो, ये हो। मैंने कहा सर आपको अगर ऐसी कोई चीज है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूँ उस पर। बाकी मेरा सीए भी अभी आ रहा है तो वो कर दे। नहीं, वो आपका सीए आए या ना आए, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा अभी जब तक आप सारी बुक्स और अब सब कुछ। मैंने कहा आपने जो नोटिस भेजा, आपने बताया कि मेरे को ये चीजें चाहिए, मेरे को थोड़ा टाइम तो दो, 2 दिन पहले मेरे को नोटिस आए। नहीं, आप क्या लेके आओगे, मैं आपकी सारी किताबें सब कुछ सारा हिसाब किताब लेके आता हूँ, करता हूँ। तो साथ में उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने जूनियर को, इनको लेके जाओ और जब तक ये पेपर्स नहीं लेके आते इनको जाने मत देना। अब मेरे दिल में दिमाग आया, मैंने कहा यार ये पता नहीं ये कैसी स्क्रूटनी कर रहा है, ये तो कुछ चक्कर ही कुछ और दिख रहा है मेरे को। तो खैर इतनी देर में मेरा सीए भी आ गया। तो सीए जब इसके पास आईटीओ के पास पहुंचा तो वो बोलता है कि बताओ जी क्या हुआ। मैंने उसको सारा ये बताया कि ये ऐसी चीज हुई है, और वो बोलता है, तो कहता है ऐसे तो कभी होता नहीं है, पर ये क्यों ऐसे कर रहा है। कहता खैर मैं बात करता हूँ, देखता हूँ क्या हो। वो आईटीओ से उसने बात की तो वो तो कह रहा है नहीं जी सर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो ये तो साहब का ऑर्डर है, ये तो जब तक ये पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आएंगे, उन्होंने बोला इनको जाने मत दो, अगर ये नहीं लेके आ तो कहते जब वो जाएंगे नहीं तो फिर पेपर कैसे घर से लेके आएंगे या ऑफिस से कैसे लेके आएंगे। कहता वो सब मुझे नहीं पता, वो अगर इन्होंने जाना है तो मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ, गाड़ी में जाएं और गाड़ी से पेपर से लेकर। मुझे समझ ही ना आए, मैंने कहा ये क्या चक्कर पड़ गया, इतना एकदम से ये लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं और इतना मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या गलत काम कर दिया। खैर वो सीए बोलता है कि ठहर जा तू, मैं बात करता हूँ। वो अंदर गया जॉइंट कमिश्नर के पास, उससे जाकर उसने बात की, तो उससे वो बोल के आ गया कि ठीक है हमको 2 दिन का टाइम दो, आपको जो जो चीजें चाहिए मैं लेके आता हूँ और मैं आपको ला के दूंगा। अब क्या अंदर उसकी बात हुई थी मुझे नहीं पता, पर वो कहकर मेरे को आया, कहता चल तू अब हम लोग 2 दिन बाद सारे पेपर जो है वो लेके आए। बाहर निकल के आके मेरे को बोलता है समीर ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, कि यहाँ पर ये कोई किसी ने कोई शिकायत करी है या किसी ने कोई पर्सनल ये एजेंडा बन के बैठा हुआ है, और वो पता नहीं इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा पर मैंने तो ऐसा कोई गलत काम करा नहीं है कि मेरे लिए ऐसे ये इतनी वेंजेंस और इतना वो एग्रेशन दिखा रहे। तो कहता है वो तो ठीक है, पर अब जो इसने बोला है वो तो हमको पूरा करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैंने कोई गलत काम नहीं करा, तो मैं क्यों डरूं, क्यों किसी चीज से। खैर सारे पेपर्स वेपर्स हमने इकट्ठे करे, 2 दिन बाद हम फिर पहुंच गए। अब आईटीओ से बात की तो उसने कहा मैं साहब से बात करके आता हूँ, उनको बता देता हूँ कि आप आ गए हो, आपने पेपर्स जो हैं वो सारे अभी जो दे दिए, इसमें से जो हमको क्लैरिफिकेशन या जो कुछ हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम आपसे मांग लेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो गया अंदर, आगे कहता है
जब तक वो पहले हमारे से बैठा हुआ था और जब बड़े साहब से मिलके आया उसके तेवर ही कुछ और हो गए थे। वो तो फिर से हमारे ऊपर हावी हो गया। नहीं जी, साहब बोल रहे हैं आपने पूरी चीजें नहीं दी, आपने ये नहीं दिया, आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी है पूरी, आपने आधा काम किया, आपके दूसरे भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं आप वो नहीं दे रहे हो। आप आपके ऊपर रिविजन का केस डाल देंगे, आपके ऊपर ये करेंगे, आपकी पेनल्टी कर। मैं क्या सर, 2 दिन का आपने मेरे को टाइम दिया है, आप मेरे को थोड़ा सा सांस लेने का तो टाइम दो ताकि मैं सारे पेपर्स आपको जो भी चाहिए, अभी 2 दिन में जो मेरे पास रेडी था मैंने दे दिया। अब बैंक से भी मैं स्टेटमेंट मांग रहा हूँ तो वो टाइम ले रहे हैं मेरे से। कहता नहीं मुझे ये सब चीजें कुछ नहीं पता, आपको ये पेपर्स देने हैं, आप ये पेपर्स नहीं दोगे तो हम आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देंगे और आपके लिए बहुत दिक्कत भी आ जाएगी। अब मैं सीए की शक्ल देखूं और सीए मेरी शक्ल देखे कि ये बात क्या हो रही है। खैर, हम लोग उधर से निकले, 4 दिन बाद फिर पहुंच गए वहां पर ऑफिस में। तो अब उसको वो साथ में मेरे को बोली जाए अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, अपने डिक्लेरेशन दो, अपना ये लिखो कि आपके आपके यहाँ पर आपकी गड़बड़ हुई है। तो वो सीए भी साथ में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, बट वो सुनने को ही तैयार नहीं। अब समझ ही ना आए, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर उसने हमको नचा के रख दिया, हमको मतलब रातों की नींद हराम हो गई कि ये हो गया रहा, हमको समझ ही ना आए। खैर, 10वें या 12वें दिन मैं बहुत परेशान हो गया। अब उस बीच में मैंने सारे अपने जितने कॉन्टैक्ट्स थे, रिलेशंस थे, सबसे बात करी कि कोई जुगाड़ निकाल के कोई बात करे कि ये किसी इसको कोई बुलवाए कि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा लीनियंटली तो आप उसको देखो ना कि इस तरह से आप हमारे पे इतने हावी हो रहे हो। पर कोई कोई फ्रेंड, कोई रिलेशन, किसी ने भी सामने आने का कुछ आउटराइटली सबने मना कर दिया, नहीं हम किसी को नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब सब तरह से हताश होकर अब क्या करें। तो 10वें या 12वें दिन की बात है, मेरे को फिर जाना था इनकम टैक्स ऑफिस। तो बड़ा परेशान, मेंटली तो बहुत स्ट्रेस्ड और परेशान था। तो जाने से पहले मेरे दिमाग में आया गुरुजी पे मत्था टेक लेता हूं। मैं गया गुरुजी के पास, गुरुजी पे मत्था टेका और गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मैंने क्या गलत काम कर दिया, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा मैंने गलती क्या करी है, मैंने कहाँ पे कोई गलत काम की। वो जो पेपर्स, जो इंफॉर्मेशन, जो चीज वो मांग रहे हैं मैं सब उनको दे रहा हूँ, पर अब वही इंफॉर्मेशन लेकर वो मेरे ऊपर और बोली जा रहे हैं कि आप ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी करो, ये भी करो। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। अब गुरुजी आप ही मेरा कुछ करो, मेरा आप ही मेरे को इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो, आप ही मेरे लिए कर रहे हो। मेरे लिए तो जितने भी मेरे साथ जो खड़े थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेशन, सब पीछे हट गए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं करा। अब आप जानो, और मैं मेरे मेरे से बाहर है ये, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखिए संजय जी, उस टाइम तक जो मैं कर रहा था मेरे दिमाग में था कि मैं कर रहा हूं, मेरा सीए है मेरे साथ में और मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा। लेकिन जहां जाकर मैंने एक गुरुजी के पास अरदास करी, गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट करके एक सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब आपने संभालना है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसी दिन जब मैं वापस इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंचा हूं, जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर किया हूं, ये ऑफिसर जो पिछले 10 दिन से मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, उस दिन मेरे को बोलता है, आओ आओ मिस्टर सेठी, चाय पियोगे। मैं उसकी शक्ल ही देखता रह गया। मैंने कहा आज इसको क्या हो गया। और सीए को मैंने बोला, मैंने उसको कोनी मार के बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया आज इसको, आज ये मेरे को चाय पीछता है। तो कहता है हाँ, उसने भी कहा हाँ जी चलो पिला दो जी चाय। तो कहता है आज आपकी स्टेटमेंट लेके मैंने ये केस आपका खत्म कर देना। अब सीए मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ। मैंने कहा पता नहीं आज किसके दिमाग में क्या बात आई है, जिसने चाय पिलाई है, ये चाय हमको बहुत महंगी पड़ेगी। पर खैर, जो उसने बोला, सीए मेरे साथ बैठा, हम दोनों ने स्टेटमेंट बनाई। जो जो मैं बोलता गया, जो जो मेरे को सीए बताता गया, मेरे को साथ में वो गाइड करता गया, मैं वो स्टेटमेंट देता गया, वो साथ में रिकॉर्ड करता गया। और रिकॉर्ड कर कर फाइनली उसने उसका प्रिंट आउट लेकर मेरे को बोला इस पे साइन कर दो, आपका केस खत्म हो गया। मैं उसकी शक्ल देखूं, उधर से सीए की देखूं, मैंने कहा ये हुआ क्या है। तो कहता बस हो गया, हमने आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी। और मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, कहता हाँ हमने वो सब देख लिया, सब ठीक है।
अब आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं, आपका केस खत्म हो गया, आपको ऑर्डर मिल जाएगा 4 दिन बाद। तो मैं बड़ा हैरान। खैर 4 दिन किस तरह से मैंने निकाले, सीए के साथ बात, कहता पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या ऑर्डर पास करेगा और कैसे करेगा। पर पता नहीं इसने इसको क्या एकदम से ये कैसे चेंज हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो इसने माइंड मेकअप कर लिया कि मैंने ये केस खराब कर रही है, या ये तो आपका केस निपटा देगा। चलो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। अब जहां यहाँ पर 4 दिन तक निकाल लिया, तो ये आगे भी देख लेते, 10 दिन निकाल लिए तो 4 दिन और देख लेते। 4 दिन के बाद हमको जी ऑर्डर के लिए बुलाया उसने, 4 दिन में ऑर्डर दिया पूरा। संगत जी आप विश्वास करो, पूरा उसने केस हमारा करके, सारी असेसमेंट करके हमको असेसमेंट ऑर्डर पकड़ा दिया, जिसमें 0 पेनल्टी, कोई एडिशंस नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं। और मैं उधर से बाहर निकल के मेरे मेरे को ये, मतलब एक तरह से मेरे को इतना सरप्राइज और इतना डिसबिलीफ था कि ये कैसे हो गया। जो बंदा 10 दिन 12 दिन पहले तक मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, आज इसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, किसने क्या चेंज कर दिया कि आज इसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। आज इसको कुछ और कुछ किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखी जा रहा है, और उसी के बेसिस के ऊपर इसने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। खैर हम लोग बाहर निकले, मैं घर आया, आते ही सार सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, ये डेफिनेटली और कुछ नहीं तो ये गुरुजी का कमाल। आज गुरुजी ने मेरे को प्रूव कर दिया कि जब कोई भी मेरे साथ नहीं है तो गुरुजी मेरे साथ खड़े हुए। तो और गुरुजी हमेशा के लिए मेरे साथ है। जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, जब भी मेरे को किसी चीज की कोई प्रॉब्लम आएगी, तो गुरुजी मेरे साथ खड़े होकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यही उन्होंने किया। इसी तरह से मेरे को उस प्रॉब्लम से, जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, उस तरह से निकाल के बिल्कुल साइड पे, सारी प्रॉब्लम को साइड पे कर दिया। ये ये मैं कहता हूं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, जिसमें मेरे को बहुत सीख मिली कि कैसे हम लोग के जो एक रिलेशन, हम लोग के एक फ्रेंड्स, जो हम जिसके लिए हम पूरी उम्र काउंट करते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, या ये मेरे को जब प्रॉब्लम होगी तो मेरे को आकर मेरे को हेल्प करेंगे, कोई भी नहीं आता है। कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। ये सिर्फ अगर कोई खड़ा होता है या कोई आपके साथ आपकी मदद करता है तो वो गुरुजी। ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा कि मेरी मदर बॉम्बे गई थी अपनी सिस्टर के पास, और उनको आदत है शाम को सैर करने की। शाम को सैर करते करते बिल्डिंग के कंपाउंड में ही सैर कर रही थी, तो सडनली एक गार्ड वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आया और कहता है, मैडम मैडम प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। तो मदर ने पीछे मुड़ के देखा, तो क्या हुआ? तो कहता है कि मैडम आगे मत जाना, आगे शीशा गिर रहा है। तो मदर कहती है कि शीशा कहां से गिर रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नीचे सैर कर रही हूँ बिल्डिंग के कंपाउंड में, और यहाँ पर तो कहीं कोई शीशे विशे का काम नहीं हो रहा है। कहते हैं नहीं आप रुक जाओ, अब आगे मत जाना। तो मदर अभी इतनी देर में बात ही कर रही थी कि देखा कि सडनली सामने एक बहुत बड़ा पीस शीशे का आकर जमीन पर उनके 10 मीटर दूर जाकर वो गिर गया। अब मदर एकदम से घबरा गई कि ये क्या हुआ, ये कहां से शीशा आ गया, ये कैसे आ गया। तो उन्होंने जब ऊपर देखा कि ये कहां से गिरा है, तो उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि सामने उधर ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब पीछे मुड़ के देखा कि उससे पूछे कि तेरे को कैसे पता लगा, तो देखा कि वो आदमी गायब हो गया, वो है ही नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है वहां। तो मदर कहती है ये क्या हुआ कि है ये अभी मेरे को। तो उन्होंने वहां पर जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बुलाया और बोला कि ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर तो किसी के सिर पे गिर जाएगा तो वो उसको चोट लग जाएगी। अभी तक से मदर को भी समझ नहीं आई थी कि ये हुआ क्या है। और तो वो उस जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो कहते कि आपको कैसे पता लगा कि इधर ऐसे ही है। तो मदर कहती कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को बताया कि यहाँ शीशा गिरने वाला है, तो यहाँ पे शीशा गिर रहा है, बट मैंने इस फर्श पे देखा तो कोई शीशा नहीं था, और देखा तो सडनली वहां पे शीशा गिर गया। तो उस सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है जो आपके साथ था? तो कहते वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो तो कहते बिल्डिंग के यही है सिक्योरिटी गार्ड। तो मदर कहती है इनमें से तो कोई भी नहीं है वो।
अब वो बंदा कौन था, वो कहां से आया, संगत जी ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ये सोचने का हमारे को कोई दिमाग में कोई डाउट ही नहीं है इस चीज के लिए। वो कौन था, वो और कोई नहीं, वो गुरुजी थे। वो गुरुजी थे जो आए उस टाइम पर मेरी मदर को ब्लेस करने, मेरी मदर को बचाने के लिए, कि अगर उनका और 2 कदम आगे जाते तो वो शीशा उनके ऊपर ही आके गिरता, और फिर उसका क्या नतीजा हो सकता था वो हम सब सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, गुरुजी की प्रोटेक्शन, गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी का प्यार, गुरु जी के की एक गुरु जी ने हमको जो जो अपने तरफ बांध रखा है, वो प्रोटेक्शन हमको दे रखी है, वो थी जिससे मेरी मदर को उन्होंने उस प्रॉब्लम से भी बचा दिया। एक और छोटा सा सत्संग आपको और सुना। मेरी वाइफ को 2021 में कोविड का सेकेंड राउंड जो था अभी शुरू हुआ नहीं था, फरवरी में इसको प्रॉब्लम आई, इसको बैक में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आई, बहुत बहुत जबरदस्त पेन होती थी, इतनी पेन के डॉक्टर बोलता था जाके एमआरआई कराओ, तो ये एमआरआई भी नहीं करा सकती थी क्योंकि ये लेट ही नहीं सकती थी, ना खड़ी हो सकी, ना बैठ सके, ना लेट सके। तो बड़ी मुश्किल से इसको इंजेक्शन देकर हम लोग एमआरआई कराया। एमआरआई में निकला कि इसके इतनी मतलब पेन थी, इतनी पेन थी, सारी सारी रात चीखे मारती रहती। हाय गुरुजी, हाय गुरुजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब हम लोग तो समझ ही ना आए ये हो क्या रहा है। खैर, इतनी पेन, इतना पेन, इतनी सफरिंग देखकर हम लोग तो बहुत घबरा गए। किसी तरह से इसको जाके एमआरआई कराया तो उसमें आया कि इसके स्पाइन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहे हैं और वो जाकर नर्व पे प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से इसको पेन होती है। अब एमआरआई के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये देख कर के ये तो इसका सर्जरी कराना पड़ेगा। सर्जरी के लिए बड़े डॉक्टर्स के पास गए, किससे कराएं, कहाँ पे जाएं, कुछ समझना है। फिर किसी एक ने बताया कि एक मैक्स में बहुत अच्छा स्पाइन सर्जन है, उसके पास जाओ। उसके पास गए, हम लोग मिले, 1 घंटे के अंदर हमको सारा कुछ उसने अरेंज कर दिया कि आप कल आ जाओ, कल मैं ऑपरेशन कर दूंगा और 4 दिन के बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब गुरुजी की ब्लेसिंग थी, हम लोग गए, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, करके हम लोग वापस आ गए। हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे को एक फ्रेंड आता है, मेरे को बताता है, कहता है मेरे एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसकी यंग 40-45 साल का उसकी डेथ होगी। मैं क्या हुआ? कहता है उसको ना उसके कहता है उसके स्पाइन में फ्लूइड इकट्ठा हो गया। क्या? वो तो शिफाली मेरी वाइफ के भी हो गया था। कहता अच्छा। तो कहता है उसको पेन या कुछ कोई फीलिंग होती थी? मैं उसको तो बड़ी पेन थी, बहुत ज्यादा पेन थी। कहता अच्छा, ये तो बड़ी हैरानी। कहता उसको कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं लगा, और वो स्पाइन के अंदर जो फ्लूइड था वो क्यूमुलेट होकर वो इन्फेक्शियस हो गया, और इन्फेक्शन से वो स्पाइन के अंदर जाकर वो इतना बुरा हाल हो गया कि उसकी वो ब्रेन में जाकर उसकी डेथ हो गई। मैं अच्छा। मेरे दिमाग में उसी टाइम घंटी बजी कि अब आप देखो कि गुरु जी ने कैसे उसको, हम लोग को उस टाइम लगता था कि गुरुजी क्यों इसको सफर करा रहे हो, क्यों इसको इतनी पेन दे रहे हो, क्यों इसको इतना तड़पा रहे हो पेन। लेकिन गुरुजी का वही एक तरीका था हमको बताने के लिए कि अगर वो पेन नहीं होती तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता। गुरुजी ने हमको वो, क्योंकि उसको इतनी पेन हो रही थी, क्योंकि उसको इतना जबरदस्त वो अनबेरेबल सिचुएशन थी, हम लोग ने उसको एक दिन के लिए भी डिले नहीं कर सके। हमने इमीडिएटली भागकर उसका सब कुछ जो ट्रीटमेंट उसको कराना था वो कराया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। हम लोग सब कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मैं नहीं मानता हूं कि ये कोइंसिडेंस है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये गुरुजी के इंडिकेशंस हैं। हम लोग कहते हैं कि पेन नहीं हो रहा, पेन हो रहा है तो खराब है, लेकिन नहीं, पेन हुआ तो ही हमको उसका ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट हो सका। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं था, और यही गुरुजी की ब्लेसिंग से ही उसका सारा का सारा जो भी उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस था वो स्मूथली निकलकर वो 6 दिन के अंदर, 10 दिन में वो ठीक होकर फर्स्ट क्लास ठीक हो गई। अब मानने को आप किसी में अनजान आदमी के पास है, किसी के पास जाकर अगर ये बोलूं तो वो उसको कहेगा हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो कोइंसिडेंस है। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी 1% भी इस चीज का डाउट नहीं है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने ही उस चीज को
हमारे लिए एक तरह से इंडिकेशन दी कि आप इस चीज को डिले मत करो, आप इस चीज को नेग्लेक्ट मत करो, आपको इमीडिएटली जाकर इसका ट्रीटमेंट करना। गुरु जी का अगर आप देखो तो गुरु जी ने ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में करते हैं, करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। गुरु जी ने हमारी लाइफ कितनी सिंपल बना दी है। मैं वो टाइम देखता हूं जब मैं पहले मंदिर, हमको हर हर हफ्ते मंदिर जाकर पूजा करना, ऐसे करना है। आज गुरु जी ने इतना सिंपल बना दिया हमारे लिए, हमको कुछ करना ही नहीं है। हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम लोग शब्द सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद को एंजॉय करते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और बाकी हम लोग आकर कोई रिचुअल्स नहीं, कोई किसी पंडित के पास नहीं जाना, कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं करनी, कोई कोई किसी के पास दक्षिणा नहीं देनी, कोई कोई सेरेमनीज नहीं करनी, सिर्फ गुरु जी को याद करना, और वही हम लोग करते हैं। सिंपल लाइफ, सिंपल वे ऑफ ट्रीटमेंट, सिंपल वे ऑफ रिमेम्बरिंग हिम एंड सिंपल वे ऑफ हिज ब्लेसिंग अस इन इन दैट वे। हाँ, गुरु जी ने और भी हमको बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे हमको हमको दिया है सेवा करना। वो सेवा, एक सेवा का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हम लोग किसी सत्संग में जाकर हम लोग सेवा करें, या हम लोग मंदिर में जाकर सेवा करें और वो उस सेवा का एंड हो जाता है। नहीं, सेवा इज बीइंग अ गुड पर्सन, अ पर्सन। वो गुरु जी हमेशा कहते थे, अगर तुसी किसी का भला नहीं कर सकते हो, पहली चीज तो तुसी जाकर लोगों ਨੂੰ हेल्प करो, जिसनों लोड़ है उसकी हेल्प करो, उसनों किसी तरह भी ਤੁਸੀਂ अगर उसका कुछ कम कर सकते हो तो करो। अगर ਤੁਸੀਂ किसी तरह ਨਾਲ उसनों हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का बुरा ना सोचो, किसी ਦੇ ਨਾਲ कोई बुरा काम ना करो। And that is what I think is the real seva. Be a good human being, be a good person, be it in terms of your physical abilities or even in your thoughts, कि आप अच्छे बनकर किसी का भी अच्छा कर सकते हो तो करो, नहीं तो उसका बुरा भी नहीं सोचो। Simran is something which Guruji has again taught us in a very big way. And this Simran is remembering him in all your times, whether it is good, bad, or you are going through any kind of problems. And he is there to support you. Guruji है हम सबके लिए हमारे साथ में, और जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। हम लोग ने ये देखा है कि गुरुजी, कहने के लिए गुरुजी आज चोले में नहीं है, लेकिन उनकी कई बारी हमको फ्रेग्रेंस आती है। वो कैसे आती है, वो कहां से आती है? क्या वो ये प्रूव नहीं करती है कि गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, आज भी वो हमारा साथ पूरा शेयर कर रहे हैं? गुरुजी है, गुरुजी इज प्रेजेंट, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड बिलीव दैट ही इज देयर फॉर एवरीथिंग। One very important thing which Guruji has taught us is surrender, and I think that I also believe in totality. मैं अपने आप को जब मैं 98 के पीरियड में देखता हूं, उस टाइम पर मेरा सरेंडर, मेरा एक कमिटमेंट गुरुजी की तरफ नहीं था। मैं उस टाइम पर गुरुजी को, एक्चुअली जो गुरुजी ने मेरे को बोला था वही मेरे दिमाग में चल रहा था, कि मैं गुरुजी को टेस्ट कर रहा था। मैं गुरुजी को देख रहा था कि क्या ये महात्मा जी जो बैठे हैं, ये मेरा कुछ काम कर सकते हैं, या मेरे को किसी तरह से बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे लिए, मेरे दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। मेरे लिए अनकंडीशनल सरेंडर है। मेरे दिमाग में मैं बहुत सारी चीजें प्लान करता हूं, मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और कई बारी वो चीजें हो भी जाती हैं। बहुत से टाइम पर मैं वो जो मैंने एफर्ट करी है वो चीज पॉसिबल वो हो जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो नहीं होती हैं। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ये बात आती है कि अगर वो चीज नहीं हुई है तो वो किसी डिवाइन पावर, किसी ने वो चीज को मेरे लिए कुछ और सोचा है। मेरे लिए वो चीज को, वो ना होना मेरे हाथ में नहीं था, वो किसी और के हाथ में था। और अगर वो उस डिवाइन पावर ने कुछ और सोचा है तो वो मेरे लिए अच्छा ही होएगा। और वो डिवाइन पावर मेरे लिए मेरे गुरुजी है। गुरुजी ने सोचा था कि अगर ये चीज नहीं होनी है और ये मेरे लिए, मेरे हित में नहीं है, मेरे बेनिफिट में नहीं है, तो शायद गुरुजी ने शायद वो मेरे लिए
जरूरी था ही नहीं, और वो गुरुजी ने जो सोचा है वो बेस्ट है मेरे। तो उस हिसाब से मेरा सरेंडर जो है आज, मैं सोचता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं मैं 100% बिल्कुल सरेंडर कर चुका हूं, क्योंकि आज की डेट में भी कहीं ना कभी मुझसे भी गलतियां होती हैं, बट एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो डाउट गुरुजी के लिए आज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे लिए बड़ी क्लैरिटी है मेरे माइंड में कि आज गुरुजी के लिए मैंने जो अपने आप को एक तरह से कह दिया है कि जो गुरुजी को मंजूर होएगा वही मैं एक्सेप्ट करूंगा। So he will decide what is best for me. He will decide what is good for me, and that is what I will accept it in totality. One other thing which Guruji has blessed us is with sabr, patience. We need to have that sabr in us. कि अगर हम लोग ने वो सबर का हम लोग सबर वो छोड़ देंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। ये किसी किसी महात्मा ने भी पहले भी कहा है कि अगर आपने आप आपका कॉन्फिडेंस, आपका अगर एक एक दृढ़ विश्वास आपके गुरु पे है तो गुरु भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, गुरु भी आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड वेवरिंग है, आपका माइंड पूरी तरह से सर्टन नहीं है, तो फिर गुरु भी आपके वो वेट करेंगे कि जब तक आप पूरी तरह से उनके साथ जुड़ नहीं जाते हैं तब तक वो आपको उस चीज का बेनिफिट, उस चीज का लाभ वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी होता है इनको सेटल तो होने दो। जब तक ये सेटल नहीं होंगे, जब तक इनका दिमाग एक तरह 100% मेरी तरफ नहीं आएगा तो वो चीज पूरी नहीं हो सकेगी। तो इस हिसाब से मैं सोचता हूं कि हम लोग में पेशेंस, सब्र की बहुत जबरदस्त जरूरत है, और वो चीज हमको गुरुजी ने दी है कि हमको पेशेंस रखनी है, कि गुरुजी को पता है कि कोई भी चीज अगर वो हमको दे रहे तो वो हमारे को अपने टाइम के हिसाब से देंगे, अपने हमारी हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं होएगा। वो किस टाइम पे हमारे लिए ठीक होएगा वो गुरुजी डिसाइड करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं उस चीज के डिसीजन। हम लोग वो नहीं कर सकते हैं कि आज अगर मैं सोचता हूं कि मेरे को एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए या मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो क्या वो मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता। ये मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं सोचता हूं कि हाँ मेरे को चाहिए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये गुरुजी को मालूम है कि क्या वो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, ये गुरुजी को पता है, और गुरुजी इस चीज का डिसीजन लेंगे कि वो मेरे को चीज देनी है कि नहीं देनी। और उस चीज के लिए मेरे को सब्र रखना पड़ेगा, मेरे को पेशेंस रखनी पड़ेगी कि गुरुजी हैज डिसाइडेड दैट दिस इज हाउ इट शुड बी एंड आई एक्सेप्ट दैट। एंड ऑफ कोर्स द सत्संग सत्संग लाइक व्हाट आई एम शेयरिंग, दिस हैज गॉट अ लॉट ऑफ पावर। तो सत्संग कहते हैं, गुरुजी कहते सी कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला ते सुनन वाले का भी भला, दोनों का भला है। तो सत्संग ਨੂੰ सुनना बहुत एक तरह ना beneficial is for both the person who's narrating and the person who's listening, and that is what is one of the most powerful things that we hear as a blessings from Guruji. And of course the शब्द ਦਾ गुरुजी ਦਾ बहुत ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। and I remember when we used to also go over there, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੂੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। And I remember once Guruji saying that some ਸੰਗਤ asked him, Guruji ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, लेकिन टाइम सिर आएगी, अपने टाइम तो आएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। and that is what Guruji has given to us. And of course Shukrana, and I think it's a very old saying where it says
पाइया तेरी दर तो मैं रहमता हजारों, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा तेरा. Guruji has always been, he is, as we say, he's omnipresent, and he's the one who's conducting our lives. He's the one who's the master for our life. And I think whether it is Sukh or whether it is Dukh, he is the one who is going to be taking care of your conducting your life. आप अब I mean, if you come to think of it, आप सोचे तो if somebody asks you, इस दुनिया में कौन दुखी है, तो this is a very old saying, नानक दुखिया सब संसार. जब सभी दुखी हैं तो सुखी कौन है? And this is what is the saying, that whoever is acknowledging, whoever is giving that due credit, is being thankful for what that divine power is doing for you, is acknowledging the fact that divine power is the one who is controlling you, and he is the one who is conducting your life, and you are thankful to him for having conducting that life in such a beautiful way. That is what is the real Shukrana. That is what we all need to do before him, to put our heads and folded hands before him and say, thank you, Guruji. You've done so much for us. You are going to do so much in future also for us. And we are very, very thankful to you. I would just like to end. I can continue, but I think we are already overshot on time. I always pray before Guruji to say that, Guruji, thank you very much. आपने मुझे जो कुछ दिया, वो आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, वो भी उसके लिए भी बहुत शुक्राना. आपने जो मेरे को दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना. आप जो मेरे को आगे दोगे या आप जो मेरे लिए आगे करोगे, उसके लिए भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना. मेरा उस चीज के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी. जो चीज आपने मेरे को नहीं दी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी. उसके लिए भी जो आपने मेरे लिए नहीं करा, क्योंकि आप ही को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे को किससे सुख किससे दुख मिलेगा, मेरे को क्या मेरे लिए क्या अच्छा लाएगा और क्या मेरे लिए बुराई करेगा. उसी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ. बहुत थैंक यू कहता हूँ गुरुजी का कि आपने इस तरह से मेरे को मेरी लाइफ दी जिसमें मैं आपका शुक्राना कर सकूं. आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा इस पूरी लाइफ के लिए कि आपने मेरे को और मेरी फैमिली को ब्लेस किया. जय गुरु जी.